हेलो। हेलो। ये आवाज सबको आ रही है? यस सर। तो हमने लास्ट वहाँ तक फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लिया था एंड उसमें फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। चिश्तिया कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? नो सर। नेक्स्ट आगे चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म पहले सीख लेना होता है ताकि वो आगे सारी चीज़ें यूज करने में आपको हेल्प करें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फिजिक्स, या इसी चीज को मैथमेटिकल टूल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ पार्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, क्लास 9th में, उससे रिलेटेड होगा, और कुछ पार्ट न्यूली कैलकुलस जैसे वो आपको इस पर्टिकुलर साल पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें जो आपने पढ़ रखी है उस पर बेस्ड आपको कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका अलजेब्रा, एंड उसमें आपने इक्वेशन पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये सारी चीजें शायद वो सब सॉल्व करना आपको को आता होगा। यस आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल सॉल्व करना। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट सीरीज। सीरीज एक्चुअली में आपने एक तरह के सीरीज पढ़ी होगी क्लास 10th में, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है, अगर कोई सीक्वेंस, जैसे मैंने लिया 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आया 5, नेक्स्ट टर्म आया 8, तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर एड ऑन होने के बाद अगला टर्म आता है एक फिक्स नंबर। तब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर जो एड ऑन होता जाता है और सब्ट्रैक्ट होता रहता है, उस टर्म को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड उस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते थे डी से, विच इज नथिंग बट अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कॉमन डिफरेंस होता था। तब उसमें एक जनरल टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी भी एन टर्म का फॉर्मूला होता है। एंड के लिए अगर मैं सम करूं तो सम का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू टाइम्स ए प्लस ए एन। ठीक, इसके अलावा कुछ चीजें याद रखिए आप, जैसे अगर मैं बोलूं पहला सम ऑफ एन टर्म्स, इसका मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन, नेचुरल नंबर का सम अप टू कहां तक, एन नंबर ऑफ टर्म्स तक। जैसे 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन एन नंबर इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एन, तो इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये इसी फॉर्मूले से डिराइव होके लिखा गया है। दूसरा अगर मैं इसी में करूं सम ऑफ एन स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू एन स्क्वायर, तब इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। एंड थर्ड, अगर मेरे पास समेशन एन क्यूब हो जाए, तो इसका मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस वन होल डिवाइड बाई टू एंड इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिक आप याद रखिएगा, ठीक, जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बेस पे डेराइव किए गए। एक नेक्स्ट सीरीज में आपको बताता हूँ, ठीक, उस पर्टिकुलर टर्म में थोड़ी वैल्यू अलग होगी। जैसे अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है 2, तो नेक्स्ट टर्म हो जाए 4, उसका नेक्स्ट टर्म 8, उसका नेक्स्ट टर्म 16 एंड सो ऑन। चेक कीजिए कि ये एपी है या नहीं। आयुष, मेरी आवाज आ रही है आपको? नो सर, नहीं होगा। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहां तक कोई डाउट इस पर्टिकुलर सीरीज में? इस पर्टिकुलर सीरीज को आपने कहा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या उसी चीज को हम एपी बोलते हैं। ओके, अब देखिए इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर मैं किसी दो टर्म का डिफरेंस करूं, जैसे मैं इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना आ जाएगा 2, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना आ जाएगा 4, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं 16, तो सबका डिफरेंस सेम नहीं है, तभी ये एपी में नहीं बोल सकता हूं। ठीक, अब एक दूसरा पार्ट करते हैं।
वो कहता है कि आप हर टर्म को डिवाइड करके देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म से, मतलब अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को डिवाइड कीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा मेरे पास 8 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 डिवाइड बाई 2। इसका फ्रैक्शन कितना आता है? 2। इसका भी फ्रैक्शन कितना आता है? 2। इसका भी फ्रैक्शन कितना आता है? 2। ये सारी वैल्यूज आपस में क्या है? इक्वल। हमने यहाँ पे क्या किया है? डिवाइड किया है अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को, मतलब nth टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से मैंने डिवाइड किया है। तब इस क्वांटिटी को एक नाम कहते हैं r, which is called कॉमन रेशियो। ये बात समझ में आई? यस सर। तब इस पर्टिकुलर टर्म जिसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाइड होता हो या डिवाइड होता हो, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, तब इस पर्टिकुलर सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, या इसी चीज को हम बोलते हैं जीपी। ठीक, आपके पास अगर मैथ्स हो तो आप आगे पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर होगा, उसमें अलग अलग तरह के सीरीज पढ़ेगा। ओके, अब इस जीपी के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे एपी के लिए फॉर्मूला था nth टर्म के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n-1। इसके सम का फॉर्मूला होता है a 1 minus r to the power n डिवाइड बाय 1 minus r। ठीक, या अगर r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो इस टर्म को पहले कर दीजिए, बात बराबर होता है। अगर मुझे इसी पर्टिकुलर सीरीज में इंफिनिटी तक का सम करना है तो ये फॉर्मूला आता है a बाई 1 माइनस आर। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आएगा, बाकी सारे फॉर्मूले आपको यूज करने के लिए नहीं आएंगे। हिबा, यहाँ तक कोई डाउट आपको? कोई टर्म समझ ना आया हो? नो सर। सारी चीजें क्लियर है? आयुष, कोई डाउट यहाँ तक आपको? ओके गुड। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उस पर बेस्ड सॉल्व करना सिखाता हूँ। सर समेशन n क्यूब में सर नीचे 2 है। हाँ, अपॉन 2, मतलब समेशन n जो था उसी चीज का स्क्वायर होता है वो।
Yes, sir. Done. हिबा आपने लिख लिया? Yes, sir. आर्यन, आयुष, आयुष लिख लिए? ओके, अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के बेस पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? जैसे आपको एक सीरीज दे रखा हो f 9 3 1 एंड सो ऑन, आपको बोले फाइंड सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज अप टू इंफिनिटी। पहले देखिए एपीए की जीपी, तो आप बोलिएगा जीपी। उस टर्म में आपको फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, कॉमन इनपुट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड एस इंफिनिटी मतलब सम ऑफ टर्म अप टू इनफिनाइट पार्ट। पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना सम के लिए, तो यहाँ पे 3 पार्ट देखिए, सम ऑफ टर्म अप टू इनफिनाइट टर्म, सम ऑफ टर्म अप टू एन टर्म। तो आपको ये पार्ट निकालना है। शिष्य सॉल्व हो रहा है आपसे? हिबा आपसे सॉल्व हो रहा है? हिबा कोई डाउट सॉल्व करने में? No, sir. आयुष सॉल्व हो गया? आंसर बताइए। मैं हेल्प करूं? देखिए सबसे पहले किसी भी सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 9, तो a इज इक्वल टू 9।
सेकेंड पार्ट निकालते हैं, कॉमन रेशियो दैट इज आर, अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन सा है 3 एंड फर्स्ट टर्म कौन सा है 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तब इसके बेस पे फॉर्मूला होता है s infinite is equals to a divided by 1 minus r। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। के बाद कोई डाउट सॉल्व करने में? अब देखिए इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। a इज फर्स्ट टर्म विच इज 9 डिवाइड बाय 1 माइनस r इज 1/3, तो इसकी वैल्यू 9, एलसीएम कर लीजिए डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ये पूरा टर्म हो जाएगा 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 27/2 दैट इज 13.5। आयुष समझ आया यहाँ तक? के बाद समझ आया आपको? यस सर। सॉल्व हुआ था आपसे? नो सर। ओके, मैं एक अनदर क्वेश्चन देता हूँ, सेम इस तरह से एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको जैसे 8, 4, 2 एंड सो ऑन। इसमें अगर मुझे फाइंड करना हो, फाइंड s अप टू इंफिनिटी, सेम फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, कॉमन रेशियो फाइंड कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह। जीपी है या नहीं चेक करने के लिए अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब सेम है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, मतलब r की वैल्यू पता चल गई। फर्स्ट टर्म आपको 8 दे रखा है, मतलब a की वैल्यू पता है। इन दोनों वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, s इंफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी। ओके गुड, सही आयुष। हिबा आंसर आया आपका? अगर सॉल्व ना हुआ हो तो वही पूछ लीजिए। हिबा सॉल्व कर लिया आपने? देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इंफिनिटी इज इक्वल a फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस r विच इज बाई 2, कर लीजिए 2, तो हो जाएगा 8, m इज 2, 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 8 इंटू 2 बाई 1 विच इज इक्वल। आया समझ?
हिबा कोई डाउट? आयुष यहाँ तक कोई डाउट आपको? गुड, ओके। तो हमने सीरीज करना सीख लिया कि सीरीज एपी एंड जीपी कैसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने क्लास 10th में जो चीजें पढ़ी थी उसे थोड़ा सा इलेबोरेट वे में समझना है आपको, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपने जो 10th पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री सिंपली क्या डिफाइन करता है? एक मैथमेटिकल टूल जो डिफाइन करता हो किसी भी ट्रायंगल में उसके एंगल एंड उसके साइड के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता हो, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए आपने 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे। हम पढ़ते हैं सिंपलेस्ट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए वो पर्टिकुलर टर्म, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह, ए बी एंड ये पॉइंट सी। किसी भी एक एंगल को लीजिए थीटा, तब उस थीटा के बेस पे सारी चीजें डिफाइन होती हैं। उस थीटा के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होती है, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड, एंड उसी पर्टिकुलर ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक। उसी पर्टिकुलर थीटा के एक एडजेसेंट साइड भी होगा, ठीक। तो इसके जस्ट एडजेसेंट ये वाली साइड, तो इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं। एंड ट्रायंगल में एक लॉन्गेस्ट साइड भी होगा जो उस राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड, तो इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड। उस लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? आई थिंक आप लोग को पता होगा। अब इसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने अलग अलग रूल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना सीखा होगा। मैं आपको एक स्टेटमेंट समझाता हूँ। सम पीपल हैव curly brown hair and tightly pulled back। इस स्टेटमेंट के बेस पे अगर मैं डिफाइन करूं, फर्स्ट यहाँ पे है एस। एस मीन्स पी ओवर एच। इट मीन्स साइन थीटा is equals to perpendicular over hypotenuse. Next is C, cos theta base over hypotenuse. तो इसको लिख सकते हैं cos theta is equals to B over H. And last T means tan theta P over B. The tan theta is equals to perpendicular upon base. आपने इस टर्म को अलग वे में भी याद रखा होगा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो 3 टर्म आता है। फर्स्ट इज कोसेक थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट इज सेक थीटा जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। एंड नेक्स्ट इज कॉट थीटा जो टैन का रेसिप्रोकल होता है। एंड इसके अलावा 2 फॉर्मूले और पढ़े होंगे आपने। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या cot theta is equals to cos theta by sin theta। यहां तक कोई डाउट किसी को? आयुष यहां तक सब कुछ याद है? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कौन कौन सा टर्म कैसे। हिबा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेहतर। पिछला आप समझ आया था आपको? यस सर। ओके। हाँ, ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं बट आपको फिजिक्स में आगे काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज समझ आयुष? यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? आयुष लिख लिया आपने? हिबा? हिबा आपने नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके। अब देखिए इसके बाद कुछ और भी टर्म आपने पढ़े होंगे, जैसे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज किसी को याद है? हिबा आपको याद है आइडेंटिटीज? यस सर। बताइए फर्स्ट आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। मैं वो आइडेंटिटी नहीं पूछ रहा, मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आइडेंटिटी। जैसे एक फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। बहुत अच्छे। उसी तरह अगर मैं नेक्स्ट डिफाइन करूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंड उसी तरह अगर मैं नेक्स्ट डिफाइन करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मुझे साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो कॉस के टर्म में, तो आप उसको राइट हैंड साइड ले जाइए। सो वी कैन राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ? सिमिलरली सेकंड टर्म को लिख सकता हूँ, अगर मुझे कोसेक थीटा चाहिए तो ये उससे जाएगा तो प्लस में, तो ये वैल्यू हो सकती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बट अगर मुझे कॉट चाहिए तो ये राइट साइड में जाके 1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर। और इसी तरह थर्ड पार्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना हो यहाँ से, तो हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। इसके लिए अगर मेरे पास सेम एंगल हो तो इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, एंड देन उसके बेस पे आप ये दोनों टर्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है?
यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, इसके बाद आपने एक टर्म पढ़ा होगा वैल्यूज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको वैल्यूज सिखाता हूँ। वैल्यूज आपने पढ़ी होगी सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक अप टू क्लास 10th, बट अब आप हर वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं हमें वो सीखना है। तो मेन वहां से आपको एक नई चीज समझने को। लिख लिया? लिख लिया आपने? आयुष आपने लिख लिया? यस सर, लिखिए। ओके, अब देखिए इसके बेस पे नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल के लिए, तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था सिर्फ 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज। मैं आपको पहले उसको रिकॉल करा देता हूँ कि वो सारी वैल्यूज कैसे कैसे फाइंड करते थे। ठीक, उन टर्म में उसके लिए आप एक टेबल याद रखिए, जैसे मेरे पास इस तरह से मैंने कुछ कॉलम डिफाइन कर दिए। ये मेरे पास साइन की वैल्यू, कॉस, टैन, फिर उसका रेसिप्रोकल कोसेक, फिर उसका रेसिप्रोकल सेक, एंड देन उसका रेसिप्रोकल कॉट एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट इज, आप उन पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए आप नंबर लिखिए, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4। ठीक, नंबर असाइन कर दीजिए। हर टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 सारे टर्म को, एंड अब क्या कीजिए, उन सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट तब ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास उन डिफरेंट डिफरेंट एंगल के बेस पे, सबसे फर्स्ट इज 0 डिग्री, ये मेरे पास आ जाता है 30 डिग्री, ये आता है मेरे पास 45 डिग्री, ये आता है मेरे पास 60 डिग्री, एंड देन ये आता है मेरे पास 90 डिग्री। ठीक, तो ये उन पर्टिकुलर वैल्यूज के बेस पे अलग अलग टर्म कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बेस पे फर्स्ट टर्म आप साइन थीटा की वैल्यू, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, 1 अपॉन 4, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यहाँ पे 2 अपॉन 4 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 का रूट 3 एंड 4 का रूट 2, 4 अपॉन 4 1 एंड उसका स्क्वायर रूट 1। एग्जैक्टली हमने सेम वैल्यूज पढ़ी थी क्लास 10th में भी इस पर्टिकुलर टर्म के लिए। अब क्या कीजिए, जो भी टर्म गिवन है उसको आप जस्ट स्विच कर दीजिए रिटर्न में, जैसे यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट में चला जाए,
ये √3/2, तो यहाँ पे तो वो सारी वैल्यूज कॉस के लिए डिफाइन करता है। ये 1 हो जाता है, ये हो जाता है √3/2, ये सेम 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। थर्ड पार्ट इज tan थीटा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो tan थीटा 0/1 is 0, 1/2/√3/2 is simply 1/√3, दोनों सेम टर्म, रेशियो 1। ये मेरे पास हो जाएगा √3। 1/0 is not defined, which is also called infinite। जैसे हमने 3 वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज हम उससे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका रेसिप्रोकल, उसी तरह cos का रेसिप्रोकल होता है sec, और उसी तरह tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो इस तरह बाकी 3 वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अभी हमने सीखी सिर्फ 0 से लेकर 90 तक, और यही टर्म आगे रिपीट करता है बाकी ऑल अदर टर्म के लिए। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, साइन 120 की वैल्यू, साइन 150 की वैल्यू, वो हम करना सीखते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट इस टेबल में, या इस टेबल को बनाने में कोई दिक्कत? चिश्ती आपको समझ आया यहाँ तक? यस सर, ये आ गया सर। वो जो हमें लास्ट क्वेश्चन आपने दिया था, हाँ। जनरल वाला, सब ज्योमेट्री वाला, सॉरी, उसके बाद सर आपने कितने क्वेश्चंस कराए हैं? ये टर्म आप लास्ट यहाँ पे थी, यस सर, यस। ओके सर, इसके बाद ये पढ़ाया एंड देन ये। ओके सर। आयुष, यहाँ तक कोई डाउट आपको इस टॉपिक पे? इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अभी वैल्यूज पूछूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हिबा, आयुष, नोट डाउन कर लिया? ओके। अब देखिए इसके बेस पे बाकी अदर वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक? तो उसके लिए आप एक रिलेशन समझिए। पहले कार्टेशियन प्लेन, हम क्या करते हैं, टोटल कंप्लीट 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास हमेशा जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, इसलिए ये टर्म 0। ये मेरे पास टर्म हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री। उसी तरह ये मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री या पाई। उसी तरह मेरे पास ये टर्म हो जाएगा 3π/2 या 270 डिग्री। तो अगेन मेरे पास ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 2π। यहाँ तक कोई डाउट?
ठीक, मैंने सिंपल एंगल को इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आप एक ट्रायंगल बनाइए एंड उस ट्रायंगल के बाकी तीनों मेजरमेंट को देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में देखिए ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, ठीक, मतलब 0 से π/2 के बीच में अगर हो तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके लिए बेस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव, एंड दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस, तो वो भी पॉजिटिव। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पॉजिटिव हैं, इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा उन सब की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। उसी तरह आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह, ठीक। अब देखिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से रिलेटेड अगर मैं मेजरमेंट लूं, ठीक, कितना हो सकता है, यहाँ पे देखिए बेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। परपेंडिकुलर यहाँ पे कहाँ पे, अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड उसी तरह हाइपोटेनस दोनों के स्क्वायर का सम, तो वो हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा टर्म पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो उन दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव आएगा, ऑल अदर क्वांटिटीज वुड बी नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाएगा एंड उसके लिए बेस भी नेगेटिव है, ठीक, बट हाइपोटेनस यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेनस दोनों के स्क्वायर का सम ऑलवेज पॉजिटिव। दो नेगेटिव टर्म उसका रेशियो पॉजिटिव आ जाएगा। tan परपेंडिकुलर बेस को डिफाइन करता है एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी परपेंडिकुलर बेस को डिफाइन करता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ tan थीटा एंड कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर लास्ट टर्म डिफाइन कीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मेरे पास को एक ट्रायंगल ले लीजिए इस तरह, ठीक, एंड यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लीजिए ऐसे। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, हाइपोटेनस स्क्वायर का सम पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव। तो बेस एंड हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म नेगेटिव होंगे। तो बेस एंड हाइपोटेनस कोसेक को डिफाइन करता है, कॉस को डिफाइन करता है, सेक को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी एंड नेगेटिव होगी। इसको याद रखने का एक आसान तरीका आप ऐसे समझिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ऐसे याद रख सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट है ये डिफाइन कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। ये पार्ट डिफाइन कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, उसमें साइन एंड उसका रेसिप्रोकल। ये डिफाइन कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, उसमें tan एंड cot पॉजिटिव। और ये डिफाइन कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को, cos एंड sec पॉजिटिव। यहां तक डाउट किसी को? उन क्वाड्रेंट की वैल्यू को आप ऐसे उसके एंगल के बेस पर भी याद रख सकते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90 से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट, एंड उसी तरह 180 से लेके 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट, एंड उसी तरह 3π/2 से लेकर 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट। चिश्तिया यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हिबा कोई डाउट यहाँ तक?
No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. गुड आयुष. Yes, sir. Done. हिबा लिख लिया आपने? हिबा लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसके बेस पे कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं. कन्वर्जन के लिए दो डिफरेंट रूल होता है. एक होता है वर्टिकल लाइन के लॉन्ग और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग. मैं आपको बताऊंगा, प्रेफर कीजिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, बट आपको मैं दोनों तरीका सिखाता हूँ कैसे हम करते हैं. ठीक, कन्वर्जन किसी भी पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट तरीके. ठीक, एक होता है वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में और एक होता है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में. अब इसका मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये समझिए. अगर आपके पास ये लाइन π/2 और ये लाइन 3π/2, एंटी क्लॉकवाइज में हम चीजें कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव, क्योंकि एंगल सारी चीजें मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव. तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाऊं तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट को डिफाइन करेगा. उसी तरह अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो वो नेगेटिव टर्म को डिफाइन करेगा, दैट मीन्स π/2 माइनस थीटा. सिमिलरली यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 प्लस थीटा. और यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस थीटा. तो ये मैंने सारे एंगल को, मतलब सारे क्वाड्रेंट की वैल्यू को ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल लाइन मैंने डिफाइन किया है. ठीक, अगर मैं सेम टर्म को हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूं, जैसे इसके रिस्पेक्ट में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बोल दीजिए 2π और इसको बोल दीजिए आप पाई. मतलब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, आप ऐसे याद रखिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये टर्म हो जाएगा 2π प्लस थीटा. और इसी तरह अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 2π माइनस थीटा. सिमिलरली यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा पाई प्लस थीटा. और यहाँ से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा. तो ये मैंने कन्वर्जन डिफाइन किया एंगल ऑन द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, कहाँ कहाँ किस किस तरह से एंगल लिखा जाता है. अब आप याद रखिए कुछ टर्म. ठीक, ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कहने का मतलब इस पर्टिकुलर लाइन, मतलब आइदर एंगल आपका ये हो या एंगल ये हो,
तब इसके बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज करता है। कौन किस में चेंज करता है? साइन चेंजेस इनटू कॉस, कॉस चेंजेस इनटू साइन, सिमिलरली सेक चेंजेस इनटू कोसेक and cosec changes into sec, and last cot changes into tan and tan changes into cot। ये समझ आया? यस नेक्स्ट टर्म अगर मैं डिफाइन करूं इस पार्ट के लिए ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके लिए याद रखिएगा ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो रिमेन सेम रहेगा, साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, सेम टर्म, इसमें कोई चेंज नहीं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में हर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, अब मैं इसके बेस पे आपको वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि वैल्यूज आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। आयुष, आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद होंगी। आयुष, यहाँ तक कोई डाउट? हिबा, कोई डाउट यहाँ तक? नो। ओके, सर डन। आयुष लिख लिया आपने? हिबा, हिबा लिख लिया? यस सर। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दे कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपको बोले फाइंड द वैल्यूज, फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूं साइन ऑफ 150 डिग्री, तो चूंकि इस एंगल की डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, तो पहला मैं क्या बोलूंगा, कन्वर्ट कीजिए इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल के रिस्पेक्ट में। सप्लीमेंट्री एंगल या तो 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में या तो 360 के रिस्पेक्ट में। तो ये 180 के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्लोजर है या 360 के ज्यादा क्लोजर है? सर 180। सो इस पर्टिकुलर टर्म को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। यस सर। अब इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि कौन सी लाइन है और कुछ भी नहीं बताता। तो ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन इफ देयर इज चेंज और नॉट, डिफाइन किया था हमने, चेंज होता नहीं होता? नहीं होता। तो ये जो टर्म है वो सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन। इसलिए अगर यहाँ पे साइन है तो रिमेन साइन होगा, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए। एंगल कितना बचा? 30, तो इसको आप 30 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म चेक कीजिए कि वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर गिवन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव।
तो चेक कीजिए पहले यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में आता होगा, तो आप बोलिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटा है, बोल सकते हैं। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव। हमने यहाँ पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसके बिहाफ पे यहाँ पे साइन डिफाइन करते हैं प्लस। ठीक, ये टर्म डिफाइन कर रहा था कि साइन में कोई चेंज नहीं होगा, और ये पर्टिकुलर क्वाड्रेंट किस पर्टिकुलर वैल्यू में लाई करता है या वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस और माइनस। अब उसके बाद तो चीजें आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 1/2। एंगल π/6 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। आया समझ। तो इस तरह आप हर अलग अलग एंगल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है तब। आयुष समझ आया आपको ट्रांसफॉर्मेशन? हिबा आपको समझ आया? इसको लिख लीजिए, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। इन दो वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए कितना आंसर आता है। हिबा कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले टर्म को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लस और माइनस ये भी चेक कर लीजिए आयुष। हिबा आपसे सॉल्व हुआ? चिश्तिया सर फर्स्ट का -30 ऊपर तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 2 3/6 3/6। -2। हिबा सॉल्व हुआ आपसे? कर रहे हैं। ओके
फर्स्ट इज सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 180 नो चेंज, तो cos में 30 डिग्री। क्योंकि पूरी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए पूरा टर्म नेगेटिव। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी -√3/। चलिए आपका आंसर कितना आया है? सर ओके, लास्ट सॉल्व कीजिए। सर इसका बाय प्लस माइनस सर पॉजिटिव। के बाद थर्ड का आंसर बताइए आप। के बाद यस सर। थर्ड का आंसर सॉल्व हुआ आपसे? इसकी वैल्यू कितनी आई? सर √2/2 माइनस √2/2। वो कैसे सॉल्व किया जरा बताइए। सबसे पहले मैं इसको 180 के रिस्पेक्ट में कितना लिख सकता हूँ? के बाद मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। ऐसा आपने लिखा। ये फर्स्ट पार्ट डिफाइन कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच नो चेंज, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी tan 45। एंड चूंकि पूरी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव एंड tan 45 की वैल्यू 1, इसलिए +1। ओके, तो हमने इस तरह से वैल्यूज निकालना सीख लिया। किसी भी टर्म के बेस पे दे रखा हो, पाई के टर्म में, कोई भी टर्म के बेस पे, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कुछ एंगल के सम के बेस पे कुछ अननोन पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको बोले sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, sin 75 की वैल्यू निकालिए, या सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल, उस पे बेस्ड रिलेशन दे रखा हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चेंज करता है। ठीक, तो मैं इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ सिखाता हूँ एंड उसके बेस पे बाकी सारी चीजें आप खुद से याद रख सकते हैं। आई थिंक आपने मैथ्स में ये प्रूफ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्यों होता है, आपको सिर्फ याद करा दिया गया होगा कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे फर्स्ट आप एक ट्रायंगल अज्यूम कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये पार्ट, ये मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल आ गया। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दीजिए, ये पार्ट, एंड देन उसको ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से इस तरह से। तो हमने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए एंड लास्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से इसके ऊपर ज्वाइन कर दीजिए। ये कुछ कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। इसको मान लीजिए ओरिजिन, ये मान लीजिए मेरे पास पॉइंट ए, ये मेरे पास पॉइंट बी, ये मेरे पास पॉइंट सी, ये मेरे पास पॉइंट डी। आपके पास कुछ एंगल है, ये एंगल आप मान लीजिए अल्फा और ये एंगल आप मान लीजिए बीटा। ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मान लीजिए ई। मुझे सबसे पहली चीज कैलकुलेट करनी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या आप इसको एक्स एंड वाई बोल दीजिए, बेहतर है। इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए जो x प्लस वाई है वो किस पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट है, चीज क्या बता सकते हैं आप? दोनों कंबाइन,
दोनों मिलाकर। हाँ, दोनों कंबाइन करके क्या इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट है इस पूरे पार्ट का? यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल OCE बोल सकता हूँ। यस सर। तो मैंने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल OEC, sin theta for this particular triangle is equals to perpendicular by hypotenuse, तो ये हो जाएगा CE अपॉन hypotenuse OC, बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस CE पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, CD प्लस DE, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं CD प्लस DE डिवाइड बाय OC डिवाइड बाय OC। यहाँ तक कोई डाउट? आयुष, यहाँ तक कोई डाउट आपको कैसे मैंने कन्वर्ट किया? चिश्तिया, ये समझ आया आपको? अब देखिए यहाँ पे जो D है उसको मैं AB के इक्वल बोल सकता हूँ, यही टर्म आ जाएगा CD अपॉन OC प्लस AB अपॉन OC, क्योंकि DE किसके इक्वल है मेरे पास? AB के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्या, अगर आपके पास ये x है तो ये मेरे पास एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो उसी तरह ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? x। सिमिलरली अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो उसी तरह ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x। ये समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? सी वाला एंगल कैसे एक्स हुआ था? सी पर। जैसे मेरे पास ये x है तो ये टर्म 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यस सर। तो ये 90 माइनस एक्स है तो फिर से ये x हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर। फिर ये अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर, और ये 90 माइनस एक्स है तो ये x हो जाएगा। आया समझ? सर इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए पैरेलल लाइन होना चाहिए, यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट किस किस पर्टिकुलर पार्ट के बेस पे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए CD मेरे पास इस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक, उस ट्रायंगल के पार्ट में मेरे पास CB है जो इस ट्रायंगल का ही पार्ट है और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, उस गिवन BC से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड कर देते हैं। इसका मैं रीजन बताऊंगा आगे, वो ट्रांसफॉर्म करने के बेस पे। सिमिलरली AB अपॉन OC, AB मेरे पास इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट, ठीक, एंड OC इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट। इसमें क्या कीजिए, ये जो टर्म है OB एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार डिवाइड कीजिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या बच जाता है। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय BC फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा BC डिवाइड बाय OC सेकेंड पार्ट। सिमिलरली प्लस में ये AB डिवाइड बाय OB फर्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट OB डिवाइड बाय OC सेकेंड पार्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए ये सेगमेंट किसके इक्वल है, ये सेगमेंट किसके इक्वल है उन गिवन ट्रायंगल में, ये सेगमेंट किसके इक्वल है, ये सेगमेंट किसके इक्वल है उन गिवन ट्रायंगल में। तो देखिए बहुत आसान तरीका अब लास्ट होगा, CD अपॉन BC, CD अपॉन BC इन ट्रायंगल BDC, उसमें देखिए BDC में CD
upon BC for that particular value of x is nothing but cos of x. बोल सकते हैं cos theta is base over hypotenuse. बोल सकते हैं चिश्तिया. ये सब बोल सकते हैं। अब देखिए BC अपॉन OC इसकी वैल्यू कितनी है. तो BC मेरे पास ये पार्ट और OC मेरे पास ये पार्ट, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये सामने परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेन्यूस है विद वैल्यू ऑफ y. तो मैं इसको बोल सकता हूँ साइन ऑफ y प्लस. नेक्स्ट पार्ट देखिए AB अपॉन OB, मतलब इस ट्रायंगल में AB is perpendicular and OB is hypotenuse for this value of x. It means sin x dot OB upon OC इस particular triangle में OB is base and OC is hypotenuse for value of y, मतलब cos y. अब इसी चीज को रीअरेंज कर लीजिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sin x cos y plus cos x into sin y is equals to sin of x plus y. एक फॉर्मूला आ जाता है सम ऑफ टू एंगल के लिए. आया समझ? सर इसकी फुल डेरिवेशन ऐसे आती है? नहीं, डेरिवेशन आपको नहीं आती, बट मैंने आपको सिखाया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, कि ये रिलेशन कहाँ से आया है. ठीक है, इन दो एंगल के सम के बेस पे. और इस तरह आप बाकी सारी चीजें भी डेराइव कर सकती हैं, बट मैं आपको डेराइव नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट रिलेशन लिखा दूंगा क्योंकि सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर इसी फिगर से सब ड्राइव हो जाएगा। सारी चीजें डेराइव हो जाएंगी. ये सब है। ओके, अगर इसी में आपको बोलता है कि cos x मतलब sin x माइनस वाई कैलकुलेट करते हैं या सारी चीजें, तो उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम उल्टा हो जाता, बट ये जो x है वो पूरा पार्ट होता और y सिर्फ इतना पार्ट होता. देन वहां से आप sin x माइनस वाई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्टली. तो फर्स्ट था मेरे पास sin ऑफ x प्लस वाई, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा sin x टाइम्स cos y प्लस cos ऑफ x टाइम्स sin y. अगर बीच में प्लस तो प्लस, अगर बीच में यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे ये टर्म माइनस आ जाता है. ये फर्स्ट रिलेशन. इसी में अगर मैं बोलूँ कि अगर x और y आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, विच इज इक्वल टू थीटा, तो प्लस के लिए अगर डिफाइन कीजिएगा तो साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये टर्म एंड ये टर्म दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम सेम हो गया. सो इट विल बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा. आई बात समझ? अब देखिए यहाँ पे ये एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे भी एंगल थीटा है. सो अगर मैं उस पर्टिकुलर एंगल को हाफ कर दूं, मतलब थीटा बाई 2 कर दूं, सिंपली थीटा कर दूं, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2. तो ये हाफ एंगल के लिए. तो ये दो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बहुत सारे रिलेशन में आएगा आगे. ठीक है, इसलिए याद रखिएगा. तो फर्स्ट पार्ट साइन के लिए. सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए डिफाइन करूं, कॉस x प्लस वाई, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है cos x टाइम्स cos y माइनस sin x टाइम्स sin y. इसके लिए दोनों टर्म साथ साथ होता है. अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, उल्टा. अब इस टर्म में हम देखते हैं
कि अगर मान लीजिए मेरे पास x और y इक्वल हो जाए थीटा, तो ये टर्म आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। तब इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आ जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आप इस पर्टिकुलर टर्म को दो पार्ट में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक। एक बार सिर्फ साइन के टर्म कैलकुलेट करने के लिए, एक बार सिर्फ कॉस का टर्म कैलकुलेट करने के लिए। चलो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, सिर्फ cos के टर्म में, तो साइन को ब्रेक कर दीजिए cos में, सो इट विल बी लाइक cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उस साइड ले जाइए तो फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, सो अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो ये एंगल 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड टर्म को देखिए एंड उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको cos ऑफ 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। साइन को लेफ्ट साइड ले जाइए तो ये टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा। और अगर मैं इसको हाफ एंगल के लिखता हूँ तो ये आ जाता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको वेक्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगी एंड फिर आगे आप पढ़िएगा एसएचएम वेव्स, उन सारी जगह आपको बहुत काम आएगा ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सर cos वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कौन सा ऊपर वाला? cos कॉस के लिए जैसे cos ऑफ x प्लस वाई अगर है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos a cos b, मतलब cos x cos y, सेम टर्म टुगेदर। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक, उल्टा रिलेशन होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, x एंड y की वैल्यू को इक्वल कर दिया थीटा, तो थीटा प्लस थीटा मीन्स cos ऑफ 2 थीटा, तो ये टर्म आ जाएगा cos थीटा एंड cos थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, एंड दोनों के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव, ठीक। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने पीछे पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तब उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। यहाँ पे टर्म नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इस पर्टिकुलर टर्म को सेम टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक किया सिर्फ cos के टर्म में एंड राइट हैंड साइड ब्रेक किया सिर्फ साइन के टर्म में। तो साइन को ब्रेक कर लीजिए cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वो cos स्क्वायर थीटा एंड ये cos स्क्वायर थीटा ऐड होकर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसीलिए cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ? सिमिलरली अगर आप cos को साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और सर ये लास्ट वाला लाइन जो थीटा बाई 2 है
यहाँ पे जैसे 2 थीटा था तो इसलिए यहाँ पे थीटा था, तो अगर ये टर्म थीटा हो जाए तो ये टर्म कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। आया समझ? सर डन। ओके, अब इसी टर्म को साइन एंड कॉस को डिवाइड कर दीजिए तो tan के लिए आ जाता है। तो थर्ड पार्ट इज फॉर tan ऑफ x प्लस वाई, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये टर्म माइनस हो जाता है और ये टर्म प्लस हो जाता है, उल्टा। ठीक, और इस तरह से रिलेट करता है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं f x और y थीटा के इक्वल, तो पूरा टर्म आ जाएगा tan ऑफ 2 थीटा, तो ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय ये tan थीटा और ये tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए फिजिक्स जानने के लिए अच्छे से। यहाँ तक कोई डाउट चिस्ट किया? यहाँ तक लिख लिया आपने? ओके, सो इतना पढ़ के रखिएगा आप, ठीक है। एंड इसके बेस पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस पढ़ाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरे फिजिक्स का, ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एंड देन इसके बेस पे देखते हैं चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ।